हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसमें एक बहुत ही खतरनाक क्रिया की गई है। कृपया उसे ट्राई ना करें, ये केवल मनोरंजन के लिए है। गांव के पुराने शमशान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे लाल कपड़ा बिछा रखा था। कपड़े पर कटा हुआ भैंसे का सिर रखा था और उसके चारों ओर लाल सिंदूर से एक यंत्र भी बनाया हुआ था। और वहीं एक मटका था जिसमें ताज़ा खून भरकर रखा हुआ था। अब इसके आगे क्या होता है, जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। यह कहानी है बेलापुर गांव की, जहां 3 दोस्त, जिनकी बचपन की दोस्ती भी उनकी उम्र के साथ बढ़ती हुई चली आ रही थी, वे तीनों ही गांव के सबसे शैतान बच्चे कहे जाते थे, जो अब भी जवानी में भी सबसे शैतान ही कहे जाते हैं। इन तीनों के नाम हैं रोहित, मोहित और पुनीत। रोहित के पिताजी गांव में दूध बेचने का काम किया करते हैं और रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। फिर है मोहित। मोहित के पिताजी किसान हैं और उसकी एक बहन भी है जो शादी के लायक हो चुकी है। और पुनीत के पिताजी गांव के स्कूल में टीचर हैं, वह बच्चों को पढ़ाते हैं। वे तीनों ही हैं जो कुछ काम नहीं करते, बस गांव में इधर उधर घूमना, कूदना, शैतानी करना और गांव के दूसरे लड़कों को परेशान करना, बस यही काम होता है इनका रोज़ाना। फिर एक बार रोहित के पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने रोहित को कहा कि बेटा, कुछ दिनों के लिए तुम ग्राहकों को दूध देकर आओ। अब रोहित का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे हाँ करना पड़ा। फिर उसने सोचा, अगर साथ में मैं अपने दोस्तों को भी ले लूँ तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा। तो रोहित अपने दोनों दोस्तों से पूछता है, वो भी राज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो भी कुछ काम नहीं करते। अब वे तीनों अपनी साइकिल पर चले जाते हैं। अब वो रोज़ 2-3 घंटे में आते, घूमते घूमते उन्हें रात भी हो जाती। फिर एक दिन रोहित के पिताजी पूछते हैं, बेटा, तुम कौन से रास्ते से आते जाते हो जो तुम्हें इतनी देर हो जाती है? तो रोहित बताता है कि गांव के लंबे रास्ते से जाते हैं पिताजी। तो उसके पिताजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसी शाम को रोहित अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार, रोज़ रोज़ बहुत देर हो जाती है। पिताजी फिर डांट लगाते हैं, चलो आज छोटे रास्ते से चलते हैं, देखते हैं कैसा है रास्ता। तभी मोहित कहता है, नहीं नहीं, मेरे पिताजी बताते हैं कि गांव के छोटे रास्ते पर कब्रिस्तान आता है जहां भूत प्रेत घूमते रहते हैं। तभी पुनीत भी कहता है, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। अब रोहित कहता है, अबे यार, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रोहित उन दोनों को अपने साथ उसी गांव के छोटे रास्ते की ओर लेकर चल देता है। थोड़ी देर तक चलते चलते वो तीनों पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान के सामने। पुनीत कहता है, भाई देख, सामने कब्रिस्तान है, मुझे तो बहुत डर लगता है भूतों से, जल्दी निकलो यहाँ से। फिर रोहित कहता है, अरे यार, मैंने कहा ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। तो रुक, मैं अभी दिखाता हूँ कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। फिर रोहित अपने डिब्बे में से थोड़ा सा दूध अपने हाथ में लेता है और उस कब्रिस्तान की तरफ गिरा कर कहता है, ले, दूध पी ले। मोहित कहता है, अरे भाई, तू ये क्या कर रहा है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रोहित कहता है, अबे कुछ नहीं होता, अभी कुछ हुआ क्या, ये सब बकवास बातें हैं, चलो अब घर चलते हैं। उस दिन तो वे तीनों घर चले गए, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। अब वह रोज़ यही काम करने लगा। रोहित रोज़ आते वक्त रात को रोज़ कब्रिस्तान में दूध को फेंकता और कहता, ले, पी ले दूध। फिर एक रात रोहित ऐसा ही करता है, लेकिन वो रात अमावस की रात थी, जब आत्माएं ताकतवर होती हैं। इसीलिए उस रात एक आत्मा रोहित के पीछे पीछे चली जाती है। फिर उसी रात जब रोहित अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी वो आत्मा रोहित को हवा में उड़ाती है और फिर नीचे पटक देती है और कहती है, दूध दे, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए मुझे। जब रोहित के माता पिता ज़ोर से आवाज़ सुनते हैं तो वो दौड़कर रोहित के कमरे में आते हैं। तो उस कमरे का नज़ारा देख दोनों डर जाते हैं। उस कमरे की सारी चीज़ें हवा में झूल रही थी और रोहित भी दीवार से टंगा हुआ था और एक अदृश्य औरत चिल्ला रही थी, दूध दे मुझे,
मुझे दूध चाहिए। फिर रोहित के माता पिता वहीं दरवाजे पर बैठकर भगवान का ध्यान और नाम जाप करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद वहाँ सब शांत हो जाता है। फिर अगले दिन रोहित के पिताजी गांव में ही रहने वाले एक बाबा जी के पास जाते हैं, जो हमेशा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहीं आकर उनसे अपनी परेशानी बताते हैं। ऐसे ही रोहित के पिताजी भी उन बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। फिर वो बाबा अपनी आंख बंद करके कुछ देखते हैं और कहते हैं, तेरे बेटे के अंदर एक आत्मा घुस गई है, जिसे तेरे बेटे ने ही न्योता दिया था। वो रोज़ कब्रिस्तान में दूध फेंक कर आता था और आत्माओं को बुलावा देता था और कहता था, आओ दूध पियो। बस एक आत्मा उसके पीछे पीछे आ गई दूध पीने के लिए। अब जब तक रोहित उसे दूध नहीं देगा वो नहीं जाएगी। रोहित के पिताजी कहते हैं, तो क्या बाबा दूध पीने के बाद वो अपने आप चली जाएगी, फिर वापस तो नहीं आएगी? बाबा कहते हैं, नहीं, जब तक तुम नहीं बुलाओगे वो नहीं आएगी। बस वो जितना दूध मांगे उसे उतना दे देना। अब रोहित के पिताजी घर में जाते हैं और रोहित के कमरे में 10 से 15 लीटर दूध रख देते हैं ताकि वो आत्मा दूध पी सके और रोहित का पीछा छोड़कर वापस चली जाए। उसी रात वो आत्मा आती है और दूध पीकर चली जाती है। अगले दिन रोहित के पिताजी उसे सारी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर कभी मजाक नहीं करना चाहिए, वरना ऐसी चीज़ें काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। अगर वो आत्मा तुम्हारी जान ले लेती तो हम क्या करते, कभी सोचा है तुमने? रोहित अपनी माँ और पिताजी से माफ़ी मांगता है और कहता है इसके बाद वह कभी ऐसा मजाक नहीं करेगा। इधर मोहित के घर पर मेहमान आए हुए हैं जो उसकी बहन से रिश्ते की बात करने आए हुए थे। वे जैसे ही मोहित की बहन को देखते हैं, लड़के के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। मोहित की बहन रंग से बहुत काली थी, इसलिए जो भी उसे देखता वह पलटकर वापस नहीं आता। ये उसका 99वां रिश्ता था। ये देखकर मोहित और उसके घर वाले बड़े परेशान हो गए थे। फिर एक दिन मोहित के पिताजी रास्ते में जा रहे थे तो रोहित के पिताजी ने उन्हें देखा और आवाज़ लगाकर बुलाया। वे अपने घर के आंगन में ही बैठे हुए थे और उनसे पूछते हुए कहते हैं, क्या हाल है, सब ठीक है ना? सब कुछ कैसा चल रहा है? मोहित के पिताजी बड़े ही दुखी मन से उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो वो कहते हैं, क्या तुमने सुना है गांव में एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो सबकी परेशानी को हल कर देते हैं? अभी कुछ दिनों पहले रोहित के ऊपर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था। उन बाबा ने ही तो पीछा छुड़ाया था उस आत्मा से। मोहित के पिताजी पूछते हैं, कहाँ मिलेंगे ये बाबा? तो वे बोले, कल तुम मेरे घर शाम को आना 7 बजे, फिर मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँगा। वो लोगों से रात को ही मिलते हैं। अब अगले दिन मोहित और रोहित के पिताजी दोनों बाबा के पास जाते हैं। बाबा इन्हें देखकर कहता है, आओ बच्चा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। रोहित के पिताजी कहते हैं, क्या बाबा आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे? पर आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? फिर बाबा कहते हैं, बच्चा मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्योंकि जैसे ही तुमने मेरे बारे में सोचा वैसे ही मुझे तुरंत पता चल गया था। फिर बाबा कहते हैं मोहित के पिताजी से, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही ना? रोहित के पिताजी कहते हैं, हाँ बाबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, उसके रंग की वजह से कोई उसे पसंद ही नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने किसी लड़के को पसंद किया है या मैं किसी लड़के को तैयार करूं? तब मोहित के पिताजी कहते हैं, बाबा जी जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए, बस मेरी बेटी की शादी करा दीजिए, क्योंकि मेरी नज़र में कोई लड़का नहीं है। बाबा जी कहते हैं, ठीक है, मुझे इसके लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, उसके बाद तुम्हारे घर रिश्ते आने लगेंगे और तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। रोहित के पिताजी मोहित के पिताजी से कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर बाबा अपनी क्रियाओं की तैयारी करने लगते हैं। अब आ गई थी अमावस की रात। आसमान में काले बादल घूम रहे थे। बिजली की चमक से कभी पेड़ के पत्ते चमकते तो कभी अंधेरा सब कुछ निगल जाता। गांव के पुराने शमशान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे लाल कपड़ा बिछा रखा था। कपड़े पर कटा हुआ भैंसे का सर रखा था और उसके चारों ओर लाल सिंदूर से एक यंत्र भी बनाया हुआ था और एक मटका भी था जिसमें ताज़ा खून भर के रखा हुआ था। उस तांत्रिक बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया
चेहरे पर काला तिलक, गले में खोपड़ी की माला और हाथों में चमकती हुई छुरी ले रखी थी। उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। आज वो शैतान को जागृत करने जा रहा था, जो सब कुछ वश में कर सकता था। अब बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। हवा तेज होने लगी। पीपल के पत्तों से अजीब सी खनक की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई उन्हें हिला रहा हो, और पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती दिख रही थी। तांत्रिक अपनी बाहें फैलाए जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ मेरे मालिक आओ। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी एक उंगली को छुरी से काटा और खून को उस भैंसे के कटे हुए सर पर टपका दिया। जैसे ही खून की बूंद यंत्र पर गिरी, आसपास की हवाएं तेज हो गई और हवा का एक धूल का गोला आया और भैंसे के मुंह में चला गया। और फिर भैंसे की आंखें खुल गई जो लाल लाल चमक उठी थी। फिर एक बहुत जोर की भयानक हंसी गूंजी, कहीं और से नहीं, उसी पेड़ के पीछे से। तांत्रिक एक पल के लिए डर गया था, लेकिन उसने मंत्र उच्चारण बंद नहीं किया और तेज कर दिया। हवा का तूफान और तेज हो गया, दीपक बुझ गए, सिर्फ बिजली की चमक से सब कुछ दिख रहा था। और तब यंत्र से निकलकर एक काला धुआं आदमी के आकार का पीपल के पेड़ से लिपट गया। उसकी आंखें लाल बिजली की तरह चमक रही थी। फिर उसी धुएं में से आवाज आती है, मुझे क्यों जगाया तुमने? तुम जानते हो यहाँ रहने के लिए मुझे शरीर की ज़रूरत होती है। तांत्रिक कहता है, मेरे मालिक, शरीर की भूख के लिए ही तो मैंने आपको जगाया है। तांत्रिक उसे मोहित की बहन के बारे में सब बता देता है और शादी के बारे में भी, और कहता है, मालिक, शादी करके आपकी खून की प्यास भी बुझ जाएगी और संभोग की भी। फिर उस काले धुएं से आवाज आती है, क्या तुमने लड़के का शरीर देख लिया मेरे लिए? तांत्रिक कहता है, नहीं मालिक, अब तक नहीं देखा। तब धुएं से आवाज आती है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं अपना शिकार खुद ही ढूंढ लूँगा। उस रात तो तांत्रिक वहाँ से चला गया और वो काला साया उसी पेड़ से लिपटकर अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। फिर अगली रात दो दोस्त बाइक से आ रहे थे, तभी एक दोस्त को बाथरूम आती है, तो वो दूसरे दोस्त को रुकने के लिए कहता है। फिर वह उतरकर उसी पेड़ के नीचे बाथरूम करने लगता है जिस पर वह काला साया चिपका हुआ था। उसका दोस्त मना करता है कि रात को पेड़ के नीचे बाथरूम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लड़का नहीं सुनता और वहीं बाथरूम कर देता है। तभी वह काला साया धुआं बन के बाथरूम के ज़रिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस लड़के में वह काला धुआं घुसा था, उस लड़के का नाम था मुकेश, जो उस रात घर जाते ही अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, हमें बताना वह कौन है और कहाँ रहती है, हम सब उसके घर जाकर बात करेंगे। अब अगले दिन मुकेश और उसका परिवार सब मोहित के घर जाते हैं उसकी बहन का हाथ मांगने। जब सब बैठे होते हैं तब मोहित अपनी बहन को लेकर आता है, तो मुकेश के पिताजी देखकर दंग रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि न जाने मुकेश को इस काली लड़की में क्या पसंद आया। वो मुकेश को धीरे से कान में कहते हैं, मुकेश, जरा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। मुकेश मोहित और उसके परिवार से कहता है, मैं अभी आया 1 मिनट में। और दोनों बाप बेटा बाहर आकर बात करने लगते हैं। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, ये लड़की तो बहुत काली है, तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो? इसमें ऐसा क्या देख लिया तुमने? मुकेश कहता है, लेकिन पिताजी, मैं सिर्फ इसी लड़की से शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। मुकेश ने गुस्से से कहा। फिर मुकेश के पिताजी मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और मोहित की बहन अपने ससुराल भी आ जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, नॉर्मल शादियों की तरह।
मुकेश भी नॉर्मल लड़कों की तरह ही बिहेव कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बदल गया। वो अपनी बीवी के साथ पूरा दिन कमरे में बंद रहने लगा। वो हर समय अपनी बीवी के साथ संभोग के लिए कहता रहता। वे दोनों अंधेरे में ही रहते पूरा दिन और रात को दोनों कमरे से बाहर निकलते नहाने के लिए। ये देख सब लोग हैरान थे कि ये अचानक मुकेश को क्या हो गया। ना तो कमरे से बाहर आता है, ना खाना खाता है और अपनी बीवी को भी बाहर नहीं आने देता। उसकी बीवी भी परेशान हो गई थी। कुछ ही दिनों में सूख कर कांटा जैसी हो गई थी। अब वो शैतान जो मुकेश के शरीर में था, उसकी संभोग की भूख बढ़ती जा रही थी। उसी के साथ उसकी खून की प्यास भी बढ़ने लगी थी। तब मुकेश ने एक दिन देखा कि उसके छोटे भाई का मुर्गों का फार्म है। अब रोज रात को वह जाता और एक मुर्गा खा जाता। अब धीरे धीरे उसके मुर्गों की संख्या कम होने लगी थी। मुकेश का भाई राकेश एक दिन अपने फार्म में जाता है और देखकर हैरान रह जाता है। उसके फार्म में एक भी मुर्गा न बचा। वह घर जाकर सबसे पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। फिर एक रात मुकेश का भाई राकेश देर रात काम से घर आता है और अपनी बीवी से कुछ खाने के लिए कहता है। उसकी बीवी तभी किचन में जाती है और एक बर्तन में पानी लेकर गैस पर रखती है तो अचानक क्या देखती है, वही गैस के पास एक गंदा सा मेंढक बैठा था जो अचानक से बर्तन में कूद जाता है। और फिर यह देख राकेश की बीवी डर जाती है और बर्तन का पानी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अगली रात को फिर से राकेश देर से आता है और बीवी को खाने के लिए कहता है। जब वो किचन में जाती है तो देखती है गैस पर मैगी पहले से ही बन रही थी। राकेश की बीवी देखती है ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ मुकेश आ जाता है और जिस बर्तन में मैगी बन रही थी उसमें से एक जिंदा मेंढक को निकालता है और वहीं खड़े खड़े अपने मुंह में खा जाता है। ये देख राकेश की बीवी हैरान रह जाती है कि ये सब क्या हुआ, ये सच था या सपना, और उसे वहीं उल्टी आ जाती है। फिर वो खाना लेकर कमरे में जाती है और जैसे ही चद्दर हटाती है तो वहाँ उसे मुकेश मिलता है जो उसका गला दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि इस समय वो शैतान उस पर हावी हो रखा था। तो उसे बिल्कुल भी ये सुध नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। फिर अगले दिन राकेश आता है और अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वह नहीं बोलती। राकेश उसे पूरे घर में ढूंढता है और सबसे पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ गई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। सब मना कर देते हैं। इसका मतलब रात को जो बिस्तर पे राकेश था वो राकेश नहीं था। उस शैतान ने रूप बदलकर उसकी बीवी को पागल बनाया था। अब मुकेश उसकी लाश को भी कमरे से गायब कर देता है। अब राकेश उसकी बीवी ना मिलने की वजह से वह बहुत दुखी था। अगली रात राकेश कुछ और मुर्गे लेकर आता है, क्योंकि वो इन मुर्गों को होटलों में ज़्यादा पैसे में बेचा करता था। जब वो सारे मुर्गों को शेड में उतार कर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके जाता है, उसकी नज़र वहीं थोड़ी दूर पर खुदी हुई मिट्टी पर जाती है। तो वो सोचता है ये मिट्टी ऐसे कैसे निकली हुई है, जैसे किसी ने यहाँ खुदाई की हो। जैसे जैसे वह पास जाता गया उसे दिखा कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। वो वहीं बैठकर ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक उंगली पर जो ज़मीन से ऊपर की ओर निकली हुई थी। वो गड्ढे में उतरकर जैसे ही मिट्टी को हटाता है तो एक पूरा हाथ निकल आता है। राकेश हाथ को देखकर पहचान लेता है कि वह उसकी बीवी का हाथ ही है। फिर वह और मिट्टी खोदकर अपनी बीवी की लाश को निकाल लेता है और घर जाकर सबको दिखाता है। सब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन राकेश की माँ कहती है कि बेटा इसे वहीं ज़मीन में दफना दो, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो सब सोचेंगे कि हमने बहू को मार दिया, पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। तो राकेश ऐसा ही करता है। राकेश को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि उसकी बीवी को मुकेश की बीवी ने मारा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में छोटी मोटी अनबन चलती रहती थी। लेकिन राकेश उस समय कुछ नहीं कहता और अपने काम पर चला जाता है। अब रात को राकेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे बाथरूम आती है
वह उठकर बाथरूम जाता है कि तभी उसे मुर्गों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह चुपके चुपके देखने जाता है। जैसे ही वो शेड में झांकने की कोशिश करता है तो मुकेश राकेश की दोनों आंखों में कुछ घुसा देता है, जिसकी वजह से राकेश अंधा हो जाता है। क्योंकि इस वक्त मुकेश पर वह शैतान हावी हो रखा था, तो उसे ये होश ही नहीं था कि वह अपने ही भाई को मार रहा है। राकेश अंधा होने के बाद भी मुकेश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश उसे इधर उधर पटक कर घायल कर देता है और आखिरी में उसे भी उसी गड्ढे में फेंक कर मिट्टी में दबा देता है। और दम घुटने के कारण सुबह तक उसकी भी मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे दिन चलते जा रहे थे, उस शैतान का मोह मुकेश की बीवी के प्रति बढ़ता जा रहा था। अब वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। फिर एक अमावस की रात को संभोग के जरिए वह शैतान अपनी बीवी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके शरीर पर कब्जा करके उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में कैद कर लेता है। अब जैसे कि वो शैतान जिन मुकेश के शरीर से निकलकर उसकी बीवी के शरीर में प्रवेश कर चुका था, तो अब मुकेश की बीवी का यानी रेशमा का बिहेवियर बहुत बदल जाता है। वह हर बात पर गुस्सा करने लगी थी, हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। कोई भी उससे बात करता तो वो सीधे तरीके से जवाब ही नहीं देती। कभी लड़ाई कर लेती, कभी ज़ोर से चिल्लाने लग जाती और मुकेश के साथ डेली उसकी बहस होती और फिर लड़ाई हो जाती। कितने दिनों तक वे दोनों बात ही नहीं करते। और कभी कभी जब मुकेश रेशमा के करीब आने की कोशिश करता तो रेशमा उसे गुस्से से देखकर भगा देती। अब रेशमा ने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। वह ना तो कमरे से निकलती, ना उठती, ना चलती, ना कुछ काम करती। बस कमरे में लेटी रहती और कमरे के एक कोने को घूरती रहती। सब लोग उसे कहते कि कमरे से बाहर आया करो, अच्छे से खाना खाया करो, थोड़ा घूमा करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन रेशमा किसी की भी बात नहीं सुनती। अपने कमरे में जाकर फिर से उस कोने को घूरने लगती। यह सब देख मुकेश और उसकी माँ दोनों देखकर हैरान थे कि रेशमा को अचानक क्या हो गया। फिर एक रात रेशमा और मुकेश दोनों सो रहे थे। तभी रात को 1 बजे मुकेश की आंख खुलती है। उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है तो मुकेश क्या देखता है, रेशमा दीवार की तरफ मुंह करके नीचे बैठी हुई है। उसके बाल खुले हुए हैं और ऊपर कोने को देखते हुए कुछ बड़बड़ा रही है, जैसे किसी से बात कर रही हो। मुकेश को कुछ समझ नहीं आता। वो रेशमा को आवाज़ लगाता है। जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, रेशमा के दांत किटकिटाने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर मुकेश उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। इस बात पर मुकेश इतना ध्यान नहीं देता। अगली रात फिर उसी समय मुकेश की आंख खुलती है तो वह फिर वही देखता है कि रेशमा नीचे बैठी है, उसके बाल खुले हैं और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही मुकेश उसे आवाज़ लगाता है, वह वही बेहोश हो जाती है। अगले दिन मुकेश ये सारी बात अपनी माँ से बताता है। फिर उसकी माँ एक जानने वाले मौलाना के पास जाती है और सारी बात बता देती है। मौलाना जी कहते हैं, बात क्या है वो तो मैं घर पर आकर ही बता सकता हूँ। अगले दिन मौलाना जी मुकेश के घर आते हैं और जैसे ही वो पहला कदम घर के अंदर रखते हैं, तभी रेशमा बहुत तेज़ चीखती है कि मेन गेट भट्ट करके बंद हो जाता है और मौलाना जी दूर जाकर गिरते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें दूर फेंक दिया हो। मौलाना जी घबराकर उठते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत शक्तिशाली है, मैं अकेला इसे नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कल आता हूँ सब इंतज़ाम के साथ। ये कहकर मौलाना जी वहाँ से चले जाते हैं। ये चीख सुनकर मुकेश की माँ बहुत डर जाती है, क्योंकि वो चीख औरत की नहीं किसी आदमी की थी। अब वो मौलाना जी मस्जिद जाते हैं और मौलवी साहब को सारी बात बता देते हैं। उन मौलवी साहब ने 4 काजियों को मुकेश के घर भेजा और साथ में वो मौलाना जी भी आए। जैसे ही उन काजियों ने मुकेश के घर कदम रखा, रेशमा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा घबरा गई हो। अब जैसे ही चारों काजियों ने रेशमा के कमरे में कदम रखा तो देखा रेशमा वहाँ है ही नहीं।
और फिर अचानक से रेशमा ने गेट के पीछे से एक काजी पर हमला कर दिया। इतने में ही बाकी काजियों ने अपने पास से कुछ निकाला और रेशमा पर छिड़क दिया और कुछ पढ़ने लगे। ये होते ही रेशमा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और दीवार के ऊपर चढ़कर अपना सिर दीवार में मारने लगी। उन्होंने मुकेश और उसके परिवार से कहा कि वह थोड़ी देर तक रेशमा को पकड़कर रखे। फिर वे चारों और मौलाना साहब बॉटल से कुछ छिड़कते रहे रेशमा पर और कुछ पढ़ते भी रहे। तभी मौलाना साहब पूछते हैं, बता तू कौन है और इसके शरीर में कैसे आया, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ा है। तो जो रेशमा के मुंह से निकलता है वो सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, मैं एक जिन्न हूँ और मैं इसके साथ तब से हूँ जब से इसकी शादी हुई है। मैंने इसके साथ शादी की है, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये बात सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब वो मौलाना जी और काजी और तेज़ कर देते हैं अपना पढ़ना और छिड़कना। फिर थोड़ी देर बाद रेशमा बेहोश हो जाती है। उसके बाद काजी रेशमा के गले में कुछ ताबीज़ पहना देते हैं। तो अब कुछ घंटों बाद रेशमा को होश आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। अब सब ठीक हो जाता है और वे सब नॉर्मली अपनी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ साल बाद रेशमा के घर में कोई फंक्शन था जिसके लिए वह बाज़ार जाती है शॉपिंग करने। कपड़ों की शॉपिंग के बाद वह ज्वेलरी शॉप में जाती है कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए। वह बहुत सारे सेट्स पहनकर चेक करती है, लेकिन एक भी सेट उसके चेहरे पर खिलता ही नहीं। वो महंगे से महंगे सेट देखती है, लेकिन कोई भी सेट पहनने के बाद अच्छा ही नहीं लगता। तभी एक सेल्स बॉय कहता है, मैम आपके गले में ये जो काला धागा है इसे निकाल दीजिए, इसी की वजह से किसी सेट का लुक नहीं आ पा रहा आपके चेहरे पर। रेशमा सोचती है शायद ये आदमी सही कह रहा है। तो रेशमा बिना ये सोचे कि उन मौलाना साहब ने क्या कहा था कि इस ताबीज़ को कभी नहीं उतारना, रेशमा उस ताबीज़ को उतार कर अपने पर्स में डाल लेती है और फिर ज्वेलरीज़ को ट्राई करने लगती है। तो अब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। अब रेशमा शॉपिंग करके घर आ जाती है। अब रात को जब सब सो रहे थे तो मुकेश की रात को करीब 1 बजे आँख खुलती है। उसे फिर से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। तो वो वहीं बिस्तर पर अपना हाथ फेर कर देखता है रेशमा को, लेकिन वो बिस्तर पर नहीं होती। तब मुकेश उठकर देखता है कि उसकी बीवी पहले की तरह बाल खोलकर एक कोने के नीचे बैठी है और ऊपर कोने की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है, एक अलग ही भाषा में जो मुकेश को समझ ही नहीं आती। ये देख मुकेश डर तो बहुत गया था, लेकिन वो सोचता है जब तक बाबा का तावीज़ रेशमा के गले में है कोई इसे छू ही नहीं सकता। तो मुकेश रेशमा को आवाज़ लगाता है। तभी रेशमा अपनी गर्दन को पूरा घुमाते हुए मुकेश को देखती है और अजीब तरह से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रेशमा की आंखें पहले के जैसी काली और गहरी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं कि आगे क्या हुआ मुकेश और रेशमा के साथ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।